चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज कुछ हम थर्मल एक्सपेंशन है ना, इन सब के क्वेश्चंस देखेंगे। PYQ हैं आपके IIT के, ठीक है, एडवांस। तो जैसे पहला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बोला है कि टू डिफरेंट वायर्स हैविंग लेंथ L1 एंड L2, ठीक है, एंड रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर जॉइंड एंड टू एंड, देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। दो वायर दिए हुए थे हमें, है ना। एक की जो लेंथ दी है वो कितनी दी है, L1 दी है, और दूसरे की जो लेंथ दी है वो कितनी दी है, L2 दी है। जैसे मैंने बोला, मेरे पास एक ये वायर है और एक और वायर है। ये है मेरा L1 लेंथ का एक तो, और एक है मेरा L2 लेंथ का। अब बोला कि एंड रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका जो दिया है वो अल्फा 1 दिया है और इसका जो कोएफिशिएंट दिया है वो अल्फा 2 दिया है। इनको ज्वाइन कर दिया जाता है एंड टू एंड, कुछ इस तरीके से। देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। अगर देखो मैं अलग अलग बात करूं कि भाई इसमें अगर टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है डेल्टा टी का, ठीक है, L1 के लिए और L2 के लिए भी अलग से किया जाएगा, ठीक है। तो पहले L1 के लिए हम चेंज इन लेंथ की बात कर लेते हैं। तो जो डेल L1 होगा वो कितना होगा भाई, L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। इन द सेम वे जो इसके लिए चेंज इन लेंथ होगा वो कितना होगा, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी के बराबर, ठीक है भाई। अगर मैं कंप्लीट लेंथ की बात करता, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड होती जिसकी लेंथ कितनी होती, L1 प्लस L2 होती, और इसका जो कोएफिशिएंट होता, मतलब अल्फा इक्विवेलेंट बोल देता हूँ उसका, ठीक है भाई। जो न्यू रॉड है L1 प्लस L2 लेंथ की, और उसके लिए भी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो इतना ही होता, कितना, डेल L1 प्लस डेल L2 के बराबर। तो मैं लिखता हूँ डेल L इक्विवेलेंट जो होता वो होता आपका डेल L1 प्लस डेल L2 के बराबर। अब ये कितना होता है भाई डेल L इक्विवेलेंट, तो आप लिखते कि लेंथ ऑफ द न्यू रोड दैट इज L1 प्लस L2, जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना, अल्फा इक्विवेलेंट, फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज इतना होता। और इनको एज इट इज हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये कितना, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब इन जैसे सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से जो अल्फा इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा वो आ जाएगा L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में बोला था कि अ बेकेलाइट बीकर हैज वॉल्यूम कैपेसिटी, जो वॉल्यूम कैपेसिटी दी है ना, वो कितनी दी है बेकेलाइट की, ये दी आपको 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। आगे बोला कि व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विद मरकरी BM वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ मरकरी, है ना। जो मरकरी का वॉल्यूम दिया था वो VM दिया था, है ना, एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने क्या बोला, इट इज फाउंड दैट द अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन्स कांस्टेंट एज टेम्परेचर इज वेरीड। तो यार एक चीज देखना, मैं कहता हूँ कि अगर इसमें टेम्परेचर फॉर एग्जांपल डेल्टा टी से वेरी कराया गया, इफ टेम्परेचर चेंजेज बाय डेल्टा टी, है ना, इसको बेसिकली इंक्रीज कराया गया है। तो देखो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, है ना, किसमें, बीकर में, तो वो चीज़ हम बात कर लेते हैं कि इन अ बीकर जो आपका चेंज इन वॉल्यूम होगा, है ना, वो कितना होगा, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ BV डैश, ये आपका हो जाएगा VV टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा बीकर इंटू डेल्टा टी, है ना। और मरकरी में जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा VM डैश इक्वल टू जो इनिशियल वॉल्यूम था मरकरी का 1 प्लस गामा मरकरी इंटू डेल्टा टी। तो जब टेम्परेचर चेंज किया तो इनमें जो वॉल्यूम का डिफरेंस था वो कितना था, तो भाई BV डैश माइनस VM डैश, ये रहा होगा, ठीक है। और देखो बोला क्या था कि इट इज फाउंड दैट द अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन्स कांस्टेंट एज टेम्परेचर इज वेरीड, है ना। तो यही तो अनफिल्ड है, मतलब बीकर का वॉल्यूम माइनस मरकरी का वॉल्यूम एट टेम्परेचर
टी प्लस डेल्टा टी, और इट शुड बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम वी वी माइनस वी एम, मीन्स एट टेम्परेचर टी। तो लिख गया ना, देखो ये चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ पर जरा इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको वी वी माइनस वी एम प्लस बी बी गामा वी डेल्टा टी माइनस वी एम गामा एम डेल्टा टी इज इक्वल टू बी बी माइनस वी 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 एम। देखो ये गया और ये गया। अब बात करें इसकी, इतना वाला पार्ट बचा हमारे पास, तो ये हो जाएगा वी वी गामा वी इज इक्वल टू वी एम गामा एम। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है ये भी देख लो। गामा हमें दे रखा है, तो हमें बताना था कि बी एम इज क्लोज टू, तो देखो यहाँ से हम बी एम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी बी इंटू गामा वी अपॉन गामा एम, है ना। तो ये जब सिंप्लीफाई आप करोगे, वैल्यूज वगैरह पुट कर दो, तो ये हो गया आपका 500 इंटू गामा वी, बी करके कितना था भाई गामा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन गामा मरकरी, ये है आपका 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सिंप्लीफाई करने पर ये आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये गया मल्टीप्लाइड विद 10 कर दिया, ठीक है। अब जरा कैंसिल आउट कर दो, 3 से 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, है ना, और ये चला जाएगा आपका 100 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 है माइनस 4 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 4 बनेगा, तो 10 की पावर माइनस 2, ये गया ये गया ये गया, ये आपका जो बचा वो बचा 20 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। डीएम जो है वो सीसी में ही पूछा था, तो इसका जो आंसर हो गया वो 20 हो गया। चलो आगे बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अ नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज, पहली बात तो देखो यहाँ ध्यान से देने वाली, नॉन आइसोट्रोपिक है ये, है ना, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो अल्फा दिया मुझे एक्स के लॉन्ग, ये दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आगे बात करते हैं, एंड 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अलॉन्ग वाई एंड जेड, और जो अल्फा वाई दिया है वो अल्फा जेड के अलॉन्ग दिया है, मतलब अल्फा वाई और अल्फा जेड जो है वो सेम दिए है, और इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है आपको 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब बोला कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड इज, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना होगा, तो गामा इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे भाई एनिसोट्रोपिक के लिए, अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ऐड कर दो, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्लस, क्योंकि अल्फा वाई अल्फा जेड के बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ, मैं कर देता हूँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया आपके पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये हो गया आपके पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यही आंसर है इसका। देखो यहाँ पर क्या बोला था, कह रहे हैं कि अ थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू अ लीनियर स्केल रीड्स अ वैल्यू x नॉट व्हेन इन कांटेक्ट विद बॉइलिंग वाटर। x नॉट रीड करता है जब ये किसके कांटेक्ट में आता है, बॉइलिंग वाटर के। आगे क्या बोला, एंड x नॉट बाई 3 व्हेन इन कांटेक्ट विद आइस, x नॉट बाई 3 रीड करता है जब किसके कांटेक्ट में आता है, आइस के कांटेक्ट में आता है। इफ दिस थर्मोमीटर इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट रीड x नॉट बाई 2, ध्यान से देखना यार, मैंने कहा मेरे पास जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है डिग्री सेल्सियस वाला, वहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये क्या है, एक थर्मोमीटर है, मतलब जो अलग टाइप का थर्मोमीटर है, और ये कितना रीड कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस को ये रीड करता है x नॉट बाई 3, और 100 डिग्री सेल्सियस को ये रीड कर रहा है x नॉट।
अब कह रहा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस इफ दिस थर्मोमीटर इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड x0/2। अगर x0/2 की बात करें तो इनके बीच में ही लाई करेगा कहीं, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ये है कुछ x डिग्री सेल्सियस और इसको ये जो रीड कर रहा है वो कर रहा है x/2 के बराबर। अब देखो क्या बोलोगे आप कि दो थर्मोमीटर है, एक ये और एक ये, इसको डिग्री ना बोल गया x0/, हाँ ये x0 था भाई, गड़बड़ रिप्रेजेंटेशन है, इसको सही कर लेना। ये x0/3 हो जाएगा, ये x0 था, ठीक है। अब बात करते हैं और यहाँ पे x0/2 रीड करता है, इस तरह से है। अब हम सीधे सीधे क्या करें कि हमारा ये वाला जो थर्मोमीटर है यहाँ पर क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तो सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं कि रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस हाउ मच, यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसी भी थर्मोमीटर के लिए क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, चाहे किसी भी तरह का थर्मोमीटर हो, ठीक है। तो जैसे मैं डिग्री सेल्सियस वाले में बात करूं तो जो रीडिंग है वो कितनी है, x0 डिग्री, है ना, या फिर इसको सीधा सीधा मैं x लिखता हूँ बस। एक मिनट यार, ये भी x ले रखा है, चेंज करो थोड़ा चीज़ों को, ये x मत लो, इसको कुछ और ले लो, इसको p बोल देते हैं फिर, है ना। मतलब इसमें p डिग्री सेल्सियस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका p माइनस, अगर इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ डिग्री में तो 0, और बॉइलिंग पॉइंट 100 था, माइनस इसमें कितना था 0, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रीडिंग की अगर बात करें तो ये x0/2 रीडिंग दे रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट x0/3 है, बॉइलिंग पॉइंट यही लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, x0 था, फ्रीजिंग पॉइंट x0/3 था, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई करो और देखो कितना आ रहा है ये। तो यहाँ से जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आने वाला है, ये हो जाएगा आपका 6 और इधर 3, तो ये x0/6 हो गया। इधर बात करें तो ये कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 2x0/3। x0 से x0 गया, 3 से ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो ये बचेगा आपके पास 1/4, है ना। तो यहाँ से जब p को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 1/4, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर बोला है कि अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L एट रूम टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज मेड ऑफ अ मेटल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा नॉट। चलो बना लेते हैं थोड़ा सा। ये इन्होंने कहा कि रॉड है जिसकी लेंथ जो दी है वो आपको कैपिटल L के बराबर दी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या दिया आपको, यूनिफॉर्म दिया है, जो किसके बराबर है, A के बराबर है। आगे बोला इज मेड ऑफ अ मेटल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ इट्स साइड। और उन्होंने क्या बोला कि दोनों साइड से आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यहाँ से कैपिटल F और यहाँ से भी कैपिटल F का फोर्स लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, इज अप्लाइड ऑन ईच साइड ऑफ इट्स एंड प्रिवेंट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोड, है ना। कोई भी बेसिकली ये फोर्स जो है इतना अप्लाई किया जाता है कि इसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हो पा रहा व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा टी, जब आप इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज करते हो। तो कह रहे हैं यंग्स मॉडुलस फॉर दिस मेटल एज, यंग्स मॉडुलस कितना होगा। तो देखो दोनों केस अलग अलग, पहले मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर राइज की वजह से जो एक्सपेंड होना चाहती थी रोड वो कितना होना चाहती थी, तो मैं कहूँगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाई डेल्टा टी केल्विन, है ना। तो होगा क्या, पहली बात तो यार ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होता है ना वो सेम ही होता है, तो इन चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। अब आगे बात करते हैं, मैंने कहा कि जो चेंज इन लेंथ होना चाहेगा टेम्परेचर की वजह से वो होगा एल इंटू अल्फा डेल्टा टी, ठीक। और क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, ये क्या करना था, इतने से इंक्रीज होना चाहता था, लेकिन ड्यू टू दीज फोर्सेज अब क्या होगा कि ये कंप्रेस होना चाहेगा। और देखो अगर कंप्रेशन ड्यू टू दिस फोर्स और एक्सपेंशन ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाए तो जो नेट चेंज होगा, दोनों का इफेक्ट जो होगा साइमल्टेनियसली वो 0 देखने को मिलेगा, अगर बराबर का लेंथ में चेंज होना चाह रहा था। तो मैं देखो
फोर्स की वजह से लिखता हूँ, तो मैंने कहा फोर्स अपॉन एरिया, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लगा देते हैं। फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस डेल एल बाई एल कर दोगे आप। तो यहाँ से आप जब डेल एल निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एफ एल अपॉन ए टाइम यंग मॉडुलस। तो एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ तो एफ ही है, एल ये रहा, ए इंटू बाई, इसको एक ना इक्वेट कर देते हैं इससे सीधा सीधा। तो मैं कहूँगा कि ये हो गया आपके पास एफ एल अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एल अल्फा, ये कैपिटल एल है तो भैया ऐसे कैपिटल एल कर लो, एल अल्फा डेल्टा थी, एल से एल गया, तो यहाँ से जो आपका यंग्स मॉडुलस आ जाएगा वो आ जाएगा एफ अपॉन ए अल्फा डेल्टा टी, एफ अपॉन ए अल्फा डेल्टा टी, पहला ही ऑप्शन हो गया सही भाई, है ना, ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर बोला था ऑन अ लीनियर टेम्परेचर स्केल वाई, कोई एक स्केल है वाई, कह रहा है वाटर फ्रीजेज एट, जैसे मैंने दो स्केल बना लेते हैं, ये मेरा वाई स्केल है और क्या बोला, और ये केल्विन स्केल है क्योंकि दोनों वाई स्केल और केल्विन स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो। ऑन अ लीनियर टेम्परेचर स्केल वाई वाटर फ्रीजेज एट -160 डिग्री वाई, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये फ्रीज कर रहा है -160 डिग्री वाई, एंड बॉइल्स एट -50 डिग्री, जो बॉइलिंग पॉइंट इसका है वो है -50 डिग्री वाई, ये बॉइलिंग पॉइंट और ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ऑन दिस वाई स्केल अ टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन वुड बी रीड एज, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले इन्होंने दे रखा है कि वाटर फ्रीजेज है 273, अगर केल्विन स्केल पर देखता तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 273 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन स्केल पर वो होता है आपका 373 केल्विन। कह रहे हैं कि 340 केल्विन, जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू मैंने ली 340 केल्विन जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पर वो रीडिंग कितनी होगी, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर वो रीडिंग ना कुछ एक्स रही होगी क्लियर है। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये x की वैल्यू कितनी है, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, अगेन हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया ना अभी, कि किसी भी थर्मामीटर के लिए रीडिंग माइनस, मतलब जो टेम्परेचर स्केल होता है रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये कैसा रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। तो रीडिंग की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा केल्विन स्केल के लिए, तो केल्विन स्केल पर जो रीडिंग है वो 340 है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 273 है, और अगर बात करी जाए किसकी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो 373, फ्रीजिंग पॉइंट 273 इज इक्वल टू, अब इस वाले पर आ जाते हैं क्योंकि कांस्टेंट, तो सीधे इक्वेट कर देंगे, ये रीडिंग जो थे वो एक्स रही होगी माइनस, अगर बात करें इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की तो ये है -160 अपॉन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -50 माइनस ऑफ -160 फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 340 माइनस 273, तो इधर 27 और 40 कितना हो जाएगा भाई 67 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इधर की बात करोगे तो x प्लस 160 और 160 में से ये चले गए तो 110, यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 67 मल्टीप्लाइड बाई 110 अपॉन 100 माइनस 160, ये गया, ये इससे चला गया, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लो भाई, इसको कितना आ रहा है ये 6.7, ये हो गया आपका 1 से 67 और 7 6, ये हो जाएगा 7 और हाउ मच 37, है ना, तो 73.7, तो 73.7 माइनस 160, ये आपके पास हो जाएगा, एक तो 3 का टर्म आने वाला है 3 3 3 3, और जब इसे माइनस करोगे तो 160, तो 3 का टर्म आ गया 9 3, 9 में से 3 6, है ना, एक 6 भी आएगा और 8, ये वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है इसका भाई। आगे बात करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि अ स्टील रेल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक स्टील की रेल है, ये कुछ
जिसकी लेंथ इन्होंने हमें दी है क्वेश्चन में 5 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया है इसका वो दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग अलोंग इट्स लेंथ वाइल इट्स टेम्परेचर राइजेज। वही यहाँ पर टेम्परेचर जो राइज किया जा रहा है वो कितने से किया जा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा जो दिया है वो दिया है आपको 1.2 इंटू 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स, एंड यंग्स मॉडुलस भी दिया है और ये दिया आपको 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। द फोर्स डेवलप्ड इन द रेल इज अप्रोक्सीमेटली। इसको क्या किया कि प्रिवेंट किया गया। अब प्रिवेंट कैसे किया गया वो तो हमें नहीं पता, बट कुछ यहाँ पे लगा रखा होगा बेसिकली, या तो दीवार के बीच में इसको फंसा रखा होगा या फिर फोर्स लगाया गया होगा। फिलहाल के लिए मैं इसे फिक्स कर देता हूँ 2 दीवारों के बीच में, है ना। तो होगा क्या, ये दीवारों के बीच में तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स और इधर से भी क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो आपको यही कैलकुलेट करना है कि द फोर्स डेवलप्ड इन द रेल इज अप्रोक्सीमेटली, इस एन की वैल्यू कितनी रही होगी जिससे कि इसकी लेंथ चेंज ना हो पाए टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि टेम्परेचर के बढ़ा देने से इसकी लेंथ में कितना चेंज आने वाला था। तो डेल एल इज इक्वल टू हाउ मच, एल अल्फा डेल्टा टी होगा। ठीक, अब क्योंकि दीवारों के बीच में ये फिक्स है, दैट मीन्स इसकी लेंथ चेंज तो नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स पे फोर्स आया होगा। तो हम निकालते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अपॉन स्ट्रेस से, कि भाई ये जो आपका होगा मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो गया फोर्स नॉर्मल के बराबर है अपॉन एरिया ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल एल अपॉन एल। ये मैंने लगाया है आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम ऑफ स्ट्रेन, हुक्स लॉ। तो यहाँ से मैं डेल एल को निकालता हूँ जरा, या फिर निकालने की जरूरत है, एन निकालना है हमें, है ना। तो एन इज इक्वल टू ये हो गया यंग्स मॉडुलस ए अपॉन एल, और यहाँ पे ये एल था तो ये हो जाएगा आपके पास एल अल्फा डेल्टा टी। एल से एल गया, ये बचा यंग्स मॉडुलस ए अल्फा डेल्टा टी। यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 10 की पावर 11, ए की वैल्यू कितनी है 40, और सेंटीमीटर में तो ये कर दो -4, है ना, ऐसा यूनिट में करोगे। अब चाहिए अल्फा, तो ये रहा 1.2 इंटू 10 की पावर -5 डेल्टा टी 10। सिंप्लीफाई करो भाई कितना आ रहा है, तो देखो ये आ जाएगा आपके पास, पहले तो ये 0 से इसको उड़ा दो पॉइंट को, कितना हो जाएगा भाई 48 इंटू ये 296 इंटू 10 की पावर कितना, देखो ये हो गया 11 और ये -9 और ये 12, है ना। तो 10 की पावर 12 -9 ये हो गया 3। अरे कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करता हुआ दिख रहा। तो इसको अभी क्या करोगे, इसको अगर अप्रोक्सीमेटली लिख दिया जाए ऐसा कुछ 0.96 या फिर इसको अराउंड 100 के आसपास लिख दिया जाए, तो ये हो गया आपके पास 10 की पावर 3, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो ये है ना, क्लोजेस्ट वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला। इसको देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और जो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लास कंटेनर टू दैट ऑफ अ विस्कस लिक्विड केप्ट इनसाइड द कंटेनर इज 1:12। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया आपको कंटेनर, है ना, अपॉन विस्कस लिक्विड और इसकी जो वैल्यू दी है वो आपको 1:4 दी है। आगे बोला कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर should the liquid occupy so that the volume of the remaining vacant space will be same at all temperature। कह रहे हैं कि fraction of inner volume of the container should the liquid occupy, कितना fraction of volume, मतलब सीधा सीधा V2 अपॉन V1 ये पूछ लिया हमसे, है ना, या फिर B कंटेनर अपॉन V लिक्विड।
द लिक्विड ऑक्यूपाई शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वैकेंट स्पेस विल बी सेम एट ऑल टेम्परेचर। तो देखो हम क्या बोले हैं कि इसमें ऑल टेम्परेचर पर ये सेम रहना चाहिए। तो देखो हम यहाँ से निकालेंगे इसको, बोलेंगे कि V या फिर डेल V इन लिक्विड, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास V इंटू V लिक्विड अल्फा या फिर गामा लिक्विड, है ना, 3 डायमेंशनल है, तो V लिक्विड इंटू गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। और डेल V कंटेनर की बात करें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंटू गामा कंटेनर इंटू डेल्टा टी। अब इन्होंने बोला कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड द लिक्विड ऑक्यूपाई शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वैकेंट स्पेस विल बी सेम एट ऑल टेम्परेचर। तो रिमेनिंग वैकेंट स्पेस कितना रहेगा, तो आप बोलोगे विल बी सेम, तो चेंज इन लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 रहेगा दैट मीन्स लिक्विड जो है वो, मतलब जो अनफिल्ड वाला वॉल्यूम है वो एज इट इज बना रहेगा। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि वी एल गामा एल डेल्टा टी इट शुड बी इक्वल टू वी सी इंटू गामा सी डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, यहाँ से बचा आपके पास वी एल अपॉन वी सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके गामा सी अपॉन गामा एल, जो किसके बराबर है 1/4 के बराबर है। तो यही पूछा था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड बी लिक्विड, शुड द लिक्विड ऑक्यूपाई। तो लिक्विड ने कंटेनर का कितना वॉल्यूम 1:4 जो है ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बोला था कि एन एक्सटर्नल प्रेशर P इज अप्लाइड ऑन अ क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक क्यूब है जहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाई किया गया, P प्रेशर को अप्लाई किया गया एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस शो दैट इट इज इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, K is the bulk modulus of the material of the cube and alpha is its coefficient of linear expansion. Suppose we want to bring the cube to its original size by heating, the temperature should be raised by। देखो पहले तो जो बल्क मॉडुलस है वो कितना दिया, K के बराबर दिया, और ये किसके बराबर होता है अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो डेल P अपॉन डेल V अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ से डेल V अपॉन V जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल P अपॉन K के बराबर, और जो डेल P दिया है एक्सटर्नल प्रेशर वो P है, तो ये हो गया आपके पास P अपॉन K। जो एक्सिज प्रेशर था वो P था, तो ये P अपॉन K के बराबर हो गया। और ये जो चीज़ होती है वो किसके बराबर होगी भाई, डेल V अपॉन V होगा आपका पास गामा इंटू डेल्टा टी, है कि नहीं। अब एक चीज़, गामा को अगर अल्फा के टर्म में आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो आप, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू P अपॉन K। तो पूछा था कि द टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाई, तो डेल्टा टी यहाँ से जो हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, P अपॉन 3 अल्फा K। कौन सा ऑप्शन है, P अपॉन 3 अल्फा K, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। ओके, सो इतने ही क्वेश्चन थे अभी के लिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू।